व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। इस उद्देश्य से योग के साथ हम आहार की चर्चा करते हैं। तो आइए अब हम आहार के सत्र में चलते हैं। आप सब लोग प्राणायाम करते रहें, सूक्ष्म व्यायाम करते रहें। जो 1 घंटा हमारा ये आहार की सत्र होगा उसमें हम खाली ना बैठे, सिर्फ सुने ही नहीं, अपना सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम अवश्य करें। तो मैं रंजना जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय का उनका परिचय के साथ ससम्मान मंच पर आमंत्रित करने का कष्ट करें। जनाथम जी, धन्यवाद। आज की कक्षा बहुत सुंदर, आदरणीय रामकृपाल भाई साहब ने बहुत बढ़िया क्लास ली, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और आज के हमारे चीफ गेस्ट है आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, नागपुर महाराष्ट्र से है। दुबे सर बहुत ही ऊर्जावान वरिष्ठ वैज्ञानिक है और बहुत ही अच्छा किसानों को मार्गदर्शन देते हैं। तो योगाहार के सदस्य भी है, उनको मैं इस योगाहार मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ, आए और अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करे जी। वो धन्यवाद रंजना ताई। आज इस मंच पर बात करने का मौका हमें दिया गया। रात में रंजना ताई का फोन आया कि भाई आपको कुछ बात करनी है। मैंने बोला ठीक है, कोई हरकत नहीं। तो इस संदर्भ में मैं तो बात निश्चित रूप से योगाहार कार्यक्रम के संदर्भ में जो किसान और आहार का पार्ट होता है, तो निश्चित रूप से समय समय पर अपन बात रखती है। किसानों से जुड़ी हुई जो बात है वो निश्चित रूप से रखने का मौका मुझे आज दिया गया, तो मैं वो रखूंगा। उसके पहले सबसे पहले मैं आदरणीय पवन सर का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि कल परसों भी उन्होंने बोला था कि इस मंच पे खुले दिल से चर्चाएं होनी चाहिए, चाहे कुछ विरोधी मत वाले भी हो तो उनकी भी बात आनी चाहिए। ये ओपननेस मैं इसलिए बोल रहा सर, पवन सर, कि अब मैंने भी काफी सारी दुनियादारी देखी है और वरिष्ठ जो प्रशासक होता है वो अपने सहयोगियों को इतने खुले दिल से बोलने का मौका बहुत कम देते हैं। हम तो हमेशा कहते थे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब हम काम करते थे कि भाई नो बॉस वांट्स द इंटेलिजेंट सबऑर्डिनेट्स। किसी भी प्रशासक को उसके सहयोगी सजेशन देने वाले बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसी बात रहती है। आमतौर पर देखा भी जाता है, चाहे पॉलिटिकल संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, कहीं पर भी हो, कि भाई जो अपनी बात रखना चाहता है वो कार्यकर्ता आज के परिपेक्ष में चलता ही नहीं है। हाँ, ऊपर वाला कुछ कहे और बस उसको फॉलो, हाँ 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 लगा दो, ऐसे बात करने वाला ही कार्यकर्ताओं के आजकल दिन आ गए हैं। तो बड़े मुश्किल से पवन सर जैसे प्रशासक मिलते हैं कि हाँ भाई जो भी बातें हैं वो बातें रखो, खुले दिल से रखो। तो इसलिए मैं फिर से अभिनंदन करता हूँ। और फिर किसानों से जुड़ी हुई जो बातें हैं उस पर मैं आता हूँ। किसानों की दुर्दशाएं क्या है, क्या नहीं है, कम हुई, ज्यादा हुई, इसके बारे में हम सभी इस मंच से अवगत है। बहुत सारे किसान ही है, किसान से जुड़े हुए हैं, वेल विशर्स है, किसानों का सुख दुख डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा है। करीबन 125 साल पहले महात्मा फुले ने शेतकऱ्याचा आसूड करके एक लिखा था। उसमें उन्होंने 125 साल के पहले जो दुख दर्द किसानों का लिखा था, उसमें कितनी कमी आई, क्या आई, हम सभी देखे। करीबन 50 वर्ष पहले मैं चंद्रपुर में, महाराष्ट्र के, एक शिविर के लिए गया था। बचपन से मुझे शिविरों में सहभागी होने की आदत थी, तो गया था। तो वहां पे एक स्वतंत्रता सेनानी ने जो एक गीत लिखा था आज से 50 साल के पहले, वो गीत से मैं इस बात की शुरुआत करूंगा। उस गीत में उन्होंने जो भाव लिखे हैं
वो भी हमको आज आत्मचिंतन करने को जागृत करे कि हाँ कि भाई वो तो 50 साल के पहले मैंने सुना था, शायद उन्होंने कब लिखा वो अलग बात है, लेकिन 50 साल में भी स्थिति कहाँ तक बदली, क्या नहीं बदली। तो इस संदर्भ में मैं पहले तो वो गीत सुनाता हूँ। हम किसान देश की शान, जीने से बेजार है, दिल्ली के उस लाल किले के हम भी तो हकदार है। हम किसान देश की शान, जीने से बेजार है, दिल्ली के उस लाल किले के हम भी तो हकदार है। सोचा था सपनों में हमने आजादी मिल जाएगी, मुद्दत से इस बगिया की मुरझाई कली खिल जाएगी, झूठी सत्ता मिट जाएगी, अपनी हुकूमत आएगी। हमने दी जो कुर्बानी वो कुर्बानी रंग लाएगी, ओ हमने दी जो कुर्बानी वो कुर्बानी रंग लाएगी। इन फौलादी हाथों में अब भारत की पतवार है, दिल्ली के उस लाल किले के हम भी तो हकदार है। देश हुआ आजाद मगर यूं करवट ली आजादी ने, इन्हीं अभागे दिन दलितों को लूट लिया बर्बादी ने। सत्ता मिली तो ऐसे फूले, इन पे जरा ना ध्यान दिया, देश के खातिर जिन लोगों ने प्राणों का बलिदान दिया, वो देश के खातिर जिन लोगों ने प्राणों का बलिदान दिया। सत्ता दबाए बैठे हुए ये अमीरों के सरदार है, दिल्ली के उस लाल किले के हम भी तो हकदार है, दिल्ली के उस लाल किले के हम भी तो हकदार है। देश हुआ किसानों के लिए, देश हुआ आजाद मगर यूं करवट ली आजादी ने, इन्हीं अभागे दिन दलितों को लूट लिया बर्बादी ने। देश हुआ, तो इस तरह का गीत है। आगे की बहुत लंबा गीत है, मैं सिर्फ इतना ही बात रखना चाहता था कि उसमें उन्होंने जो बात कही है कि 50 साल के पहले मैंने गाना सुना और वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने लिखा हुआ गीत था। तो निश्चित रूप से वह जो पीड़ा है, वह पीड़ा आज भी बहुत सारी पीड़ा वैसी है। कुछ भी सुधार निश्चित हुआ है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे निगेटिव, अपन अपोजिशन पार्टी जैसा नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ तो जरूर हुआ है, लेकिन बहुत सारा करने की जरूरत है। अब जैसा कि पवन सर बोलते हैं कि भाई एक्शन प्रोग्राम क्या हो सकते हैं, सुझाव क्या हो सकते हैं, इस संदर्भ में भी हम बात करें तो निश्चित रूप से मैं खुले दिल से बोलूंगा कि मोदी जी ने जो 3 कानून लाए थे कृषि कानून, वो कृषि कानून एक जिसको हम बोलेंगे कि बेसिक एग्रीकल्चर को चेंज करने वाले बेसिक कानून थे। जितने प्रबलता से उसका समर्थन होना था उतना हुआ नहीं। इस मंच से मैंने कई बार भी बोला है कि यहाँ पे जो समर्थन होना चाहिए था सज्जन शक्ति का, प्रेशर ग्रुप्स का, वह हुआ नहीं। और इसलिए जैसा कि हमारा सबका अनुभव है कि क्लास अगर बंद करनी है कॉलेज की, स्कूल की, तो क्या होता है, या कोई शहर को बंद करना है तो 5-50 लोग आ जाते हैं, हाँ चलो बंद करो बंद करो बंद करो। हालांकि 95% लोगों को बंद करना पसंद नहीं होता, लेकिन ये जो 5% लोग हैं वही बंद करो बंद करो और वो झुंड निकालते हैं और सज्जन शक्ति चुप बैठती है, तो स्कूल कॉलेज की क्लास भी बन जाती है, स्ट्राइक होता है, या फिर शहर के जो दुकान है, बाजार पेट है, मार्केट है, वो भी बंद हो जाते हैं। तो वैसी ही स्थिति इस देश में हुई। हालांकि 95% जो लोग थे वो कानून के फेवर में थे, लेकिन वो घर में बैठे थे। उसमें से कोई भी जैसा सामूहिक या तरह से जिसको समर्थन देना चाहिए था वो नहीं दिया गया, और इसीलिए किसानों का बेड़ा पार करने का जो बीड़ा मोदी जी ने उठाया था वो असफल हो गया, पेंडिंग हो गया हम बोलेंगे। वरना किसानों की हालत में बहुत सारे सुधार निश्चित रूप से आ सकते थे। अब मैं इसलिए ये बात करता हूं क्योंकि मैं कई संगठनों के साथ में काम किया है और अभी भी किसानों के जो अलग अलग संगठन हैं उनसे मेरी वार्तालाप होती रहती है।
तो जो इसमें पूरा जी जान से जुड़े हुए हैं, ऐसे एक दो लोगों ने बताया कि विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है कि जो बिना सरकार की मदद के अलावा छोटे किसानों को जो उसकी उन्नति कर सकता है। मतलब छोटे किसानों की उन्नति यदि करना है तो निश्चित रूप से उनको सरकारी सहायता किसी ना किसी रूप में देनी ही चाहिए, देनी ही पड़ती है, उसके अलावा होता ही नहीं। एक दो दो प्रकार की मानसिकता है कि एक बोलते हैं कि भाई हर चीज सरकार ने करनी चाहिए, मैं व्यक्तिशः उसका विरोधी हूं। लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं करना चाहिए, इसका भी हम विरोधी है। आज स्थिति ऐसी है कि व्यक्तिगत स्तर पर काम करना एक अलग चीज होती है और शासन स्तर पर काम करना दूसरी चीज होती है। जरूरत दोनों की है। आमतौर पर जैसा एक कहा जाता है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। मेरे आ, आ, मेरे थिंकिंग में यह भी अधूरा काम होता है, क्योंकि हम यदि सभी लोग देखें तो देश दुनिया में जहां पे व्यक्ति बदला तो देश बदला, ऐसी बात नहीं। हम भारत की बात ले, भारत में ऋषि मुनि, उनकी संस्कृति, कई सारे भक्तगण थे, साधु सन्यासी थे, उनके फॉलोअर्स थे, व्यक्तिगत बहुत बदले थे। लेकिन राजकाज करने के लिए जो कानून चाहिए शासन स्तर पर चाहिए, वो नहीं बदले थे। इसीलिए छोटे छोटे राज्यों में ये बढ़ गया था। और जो परकीय आक्रमण करता थे, कभी मुगल थे तो कभी अंग्रेज थे तो कभी और कोई थे, वो इसीलिए कर सके क्योंकि देश यदि होता है, देश विद्वानों का होता है, समूहों का होता है, लोगों का होता है, तो व्यक्तिगत सुधार तो बहुत जरूरी है। सिर्फ कानून बन गए और व्यक्ति नहीं बदला तो उससे भी देश नहीं बदलता। सिर्फ कानून बदलने से देश नहीं बदलता, ये हमने रशिया में देखा है कि जब सोशलिस्ट क्रांति हुई तो सिर्फ कानून बदलो कानून बदलो कानून बदलो, लेकिन लोग वहां पे शुरू 1922 से लेकर जो कालखंड था वहां पे जो भ्रष्टाचार था बहुत बढ़ गया था। फिर उनकी बात है कि नहीं भाई, व्यक्ति को भी बदलना पड़ेगा। चाइना में डॉक्टर सन्नत सेन को वहां का महात्मा गांधी बोलते हैं, डॉक्टर सन्नत सेन। डॉक्टर सन्नत सेन की भी हमने जीवनी करीबन 40-50 वर्ष पढ़ी थी, उसमें भी उन्होंने दिया था कि व्यक्ति को तो बदलना ही पड़ेगा, लेकिन उसी के साथ साथ कानून भी बदलने पड़ेंगे। व्यक्ति और सामाजिक जो शासकीय कानून है, ये दोनों जब बदलेंगे तभी देश बदल सकता है और तभी देश का जो अंतिम आदमी है, छोटा आदमी है, उसका विकास हो सकता है। तो इस लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो अब एक्शन प्रोग्राम किसानों, भारत की परिप्रेक्ष्य में किसानों के लिए क्या हो सकते हैं, इसी बिंदु पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि अब एमएसपी 20-22 चीजों की एमएसपी है, बाकी चीजों को तो स्वतंत्रता है। लेकिन स्वतंत्रता तरीके से अब मैं इस संदर्भ में एक और भी बात बोलूंगा कि 2-4 ऐसे विद्वानों से मेरी बात हुई है, अभी 4-5 साल में भी हुई, 2-3 दिन के भी पहले हुई, जो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, अर्थशास्त्री है, डॉक्टरेट है, एग्रीकल्चर के डॉक्टरेट है। उन्होंने बोला कि भाई ये किसानों के लिए अब क्या करने की जरूरत है। किसानों को लिए तो वो 6,000 रुपए सालाना दे रहे हैं और उनको सब्सिडी दे रहे हैं, तो किसानों के लिए तो बहुत सारे गवर्नमेंट ने कर दिया है, उनको इनके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं ये स्पेशली इसलिए बोलता हूं कि अगर पढ़े लिखे लोगों की मानसिकता अगर ये है तो निश्चित रूप से शासन में जो आईएएस आईपीएस और जो योजनाएं बनाने वाले लोग हैं, उनकी मानसिकता क्या। पढ़े लिखे लोग जिन्होंने एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल्स में काम किया है, वो भी बोलते हैं कि भाई किसानों के लिए बहुत सारा काम हो गया है और कोई करने की जरूरत नहीं है। मैं स्पेशली इस मन से इसलिए बोल रहा हूं कि यह मानसिकता बदलने की जो क्रिया प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमको निश्चित रूप से करानी पड़ेंगी, बदलानी पड़ेंगी। तो निश्चित रूप से एक्शन प्रोग्राम पर हम आए तो जिन चीजों की जरूरत होती है, जैसा कि पीछे भी हमने बोला था कि दलहन और तिलहन, ये दो चीजों में देश बहुत इंपोर्ट करता था और ये दोनों का एक उत्तर यही था कि इसकी एमएसपी बढ़ाओ। इसकी एमएसपी अगर बढ़ाई गई तो निश्चित रूप से किसान अपनी फसलों को लगाएंगे, दलहन तिलहन को, और उससे जो बाहर से इंपोर्ट आता है उसमें कमी आएंगी। इसका दाखिला हम देते हैं
कि गत 3 वर्षों में 4 वर्षों में जो करीबन 19% इंपोर्ट था दालों का, तो वो रिड्यूस होके सिर्फ 3% रह गया है। तो मोदी जी ने जो दलहन के लिए जो प्राइसिंग बढ़ाया, तो प्राइसिंग बढ़ाने का आसार ये हुआ कि निश्चित रूप से किसानों ने दलहन की चीजें बहुत सारे मात्रा में लगाई और इंपोर्ट अपना कम हो गया, और उससे एमएसपी के माध्यम से किसानों को इनकम जनरेशन जो है वो भी अच्छा हुआ। लेकिन तिलहन में ऐसा नहीं हुआ। तिलहन में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तिलहन की जो लॉबी, जैसा शुगर लॉबी रहती है, वैसी कुछ लॉबी है, और उस लॉबी ने तिलहन के जो रेट्स है एमएसपी के, वो एमएसपी के रेट्स उतने नहीं बढ़ने दिए। वो अगर बढ़ते, आज भी हम बोलते हैं कि एक दो जिन विद्वानों का मैंने जिक्र किया, उसमें से एक विद्वान है बोले किसान तो काम करते ही नहीं है, किसान तो वही सिर्फ धान और चावल और गेहूं ही लगाते रहते हैं, वो तो दलहन तिलहन कुछ लगाते ही नहीं है। हमने उनसे भी बोला था कि सर जी, ये अगर उसमें एमएसपी बढ़ाओ तो निश्चित रूप से किसानों ने जो चीज दाल में प्रूव कर दी है, वही चीज वो तिलहन में भी प्रूव कर देंगे। और आप 2-3 साल का सिर्फ उनको समय दो, तो निश्चित रूप से तेल में भी ज्यादा पैमाने में हमारा देश आत्मनिर्भर निश्चित हो जाएगा। तो यह करने की जरूरत है। जिस जिस लेवल पे हम यदि प्रयास कर सके तो वो करना चाहिए। एमएसपी में, एमएसपी जब काउंट होती है तो उसमें 2-4 चीजों का उल्लेख होता ही नहीं है। कई बार इस सदन में कहा गया कि भाई 30 साल के पहले गेहूं का रेट क्या था, सोने का रेट क्या था, सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह क्या थी, आज उसमें कितना बदलाव हुआ, क्या बदलाव हुआ, तो कितना कम हुआ ये तो बार बार कहा गया है, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन निश्चित रूप से उसमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन बोलते हैं, कॉस्ट मतलब एक आम का पेड़ भी है या 2 एकड़ खेती भी है, 5 एकड़ खेती भी है, मैं सीमांत किसानों के लिए बात कर रहा, जो 85% अपने देश में है, जिनकी आम जो काश्तकारी है वो 5 एकड़ से भी कम है, 2 हेक्टर से भी कम है। तो ऐसे लोगों को चाहे 1 हेक्टर हो, 2 हेक्टर हो, कुछ भी फसल लगाई तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, देखभाल करने के लिए वहां पे जाना ही पड़ता है। अगर किसी फैक्ट्री में चौकीदार हर 8-8 घंटे की ड्यूटी करता है, तो वैसा नहीं, उतना नहीं, तो कम से कम जो प्रोटेक्शन करने के लिए जाता है तो उसका तो पार्ट जो होता है, उसके लिए जो मुआवजा जाता है, वो तो एमएसपी में पकड़ा ही जाना चाहिए। दूसरी बात होती है डिप्रिसिएशन, जैसा उल्लेख मैंने इस सदन में पहले भी किया था कि अगर एक ट्रैक्टर है, एक ट्रैक्टर समझो 2 लाख का है, तो उसका 10% हर साल पकड़ा जाता है, तो 20-20%, 20-20% उसको रियायत दी जाती है। तब 10 वर्षों में उसको 2 लाख आता है, तो निश्चित रूप से 10 वर्षों में ये जो 2 लाख उसके पास आ गए, तो 10 साल के बाद में वो ट्रैक्टर जब बदलेगा तो 2 लाख उसके पास आ गए हैं, तो उससे वो रिप्लेस करेगा। किसानों के लिए ऐसा नहीं होता। उसकी अगर 1 लाख की भी अगर बैल जोड़ी है, तो उसको डिप्रिसिएशन करके 10% क्या 5%, 1% भी नहीं दिया जाता। इसलिए क्या होता कि वो 10-15 साल के बाद में अगर बैल जोड़ी बूढ़ी हो जाती है और काम करने के लायक नहीं रहती, तो उसको वो 1.5 लाख की बैल जोड़ी लेने के लिए लोन ही लेना पड़ता या कुछ बदला बेचना पड़ता। तो वो डिप्रिसिएशन की कॉस्ट वो भी एमएसपी में आनी चाहिए। घरेलू लेबर, अब जहां जहां जिनके घर में डेयरी का व्यवसाय है, उनको सबको पता है कि बेचने वाला तो बेच देता, लेकिन उसका इकट्ठा करने से, दूध इकट्ठा करने से, डबकी लेने से, डबकी आने के बाद में उसको धोने के लिए, घर में अगर जानवर है तो उनका गोबर गोमूत्र आदि सब इकट्ठा करने के लिए घर की महिलाएं है, घर की बच्चे हैं, वो सभी उसमें सहभागिता करते हैं। तो उनका भी जो होमली लेबर है वो उसमें आना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो मैं कान्हा शांतिवन में गया था, तो वहां पे भी कुछ विद्वान थे, उन विद्वानों के साथ में बात हुई जीएसटी की। अब ये जीएसटी हमने जो बात हुई, तो उसके संदर्भ में भी मैं इस मंच से निश्चित रूप से स्पष्ट कर देता हूं। जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स, इतना ही सभी लोगों को पता है, लेकिन ये टैक्स कहां से आता, कैसे जाता, किसानों से इसका क्या लेना देना है, इसके बारे में शायद ही किसी को पता है। जैसा अगर एक ट्रैक्टर फैक्ट्री होती है, तो फैक्ट्री ट्रैक्टर निर्माण करती है, समझो 5 लाख का ट्रैक्टर है उदाहरण के लिए, और उसमें से 50,000 रुपया गवर्नमेंट को टैक्स देना है, वो गवर्नमेंट को टैक्स दे देती। अब ये गवर्नमेंट को टैक्स दिया, उसका तो मूल्य उन्होंने 5 लाख कर दिया।
वो डीलर से 5,50,000 ले ली थी, यानी उन्होंने जो गवर्नमेंट को दिया वो 50,000 उनके पास वापिस आ गए। डीलर क्या करता है, डीलर एजेंट को देता, तो एजेंट से 50,000 वापिस ले लेता, निश्चित रूप से डीलर के भी पैसे आ गए। अब एजेंट क्या करता है, एजेंट किसान को बेचता और किसान से एडिशनल 50,000 लेता, वो वापिस आ गए, एजेंट के तो आ गए। अब किसान के पास, किसान किसको बेचेगा? अब किसान के आगे बेचने का रास्ता ही नहीं है, तो उसको तो यानी एक्चुअली जीएसटी किसको देना पड़ा? जीएसटी तो किसान को देना पड़ा। एक्चुअली नाम बोलते हम फैक्ट्री को देना पड़ा, लेकिन हकीकत में वो किसानों को देना पड़ता है। तो इस संदर्भ में कई जो वार्ताएं हुई कि वो किसानों से जुड़े हुए जो भी एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स है या ट्रैक्टर्स है, मशीनरीज है, हर भी इस पे जो जीएसटी देनी पड़ती है, या तो टोटली किसानों को उसमें से एग्जेम्पशन दिया जाए, या फिर किसानों की जो चीजें है कि जैसा कि डेयरी प्रोडक्ट्स है, फिशरी प्रोडक्ट्स है, ऐसी कुछ चीजें जो किसानी में नहीं है ऐसा बोला गया है। पोल्ट्री है, पोल्ट्री भी उसमें नहीं है। तो फिर ये जो चीजें अगर बेची जाती है तो उसमें से, उसमें भी जो जीएसटी है वो जीएसटी एमएसपी के माध्यम से, एमएसपी और जितनी जीएसटी देना है उसमें जोड़ दो, और जोड़ने के बाद वो किसान के पास में आएंगी। नहीं तो पहले तो मशीन का टैक्स देना है, ये भी किसान पे एक बोझा बन गया, और उसका खुद का जो प्रोडक्शन है, फिशरीज का हो, पोल्ट्री का हो या डेयरी का हो, उसमें उस पर भी जीएसटी लगती है, वो किसान को देना है। लेकिन वो अगर गवर्नमेंट को बेचता है, दूध की बात मैं बोल रहा हूँ, तो गवर्नमेंट के रेट्स है, महाराष्ट्र में तो है निश्चित रूप से कि उसके उसी के जरिए बेचना पड़ता है, तो निश्चित रूप से उसके पास जीएसटी आता ही नहीं। तो दोनों तरफ से उसका जो नुकसान होता है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान किसी भी तरीके से होना चाहिए। या तो उसको किसान जो भी एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स है, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, जो भी चीजें हैं, उस पे किसान यदि परचेस करता है तो उसको जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाना चाहिए। फिर वो फैक्ट्री ने कहाँ से देना, क्या देना, वो उनका मसला है, लेकिन किसान से वो चीजें वसूल नहीं करनी चाहिए। या फिर अगर करना ही है तो उसको, उसके जो प्रोड्यूस है, उसके अब गेहूं चावल ये भी है, ये अगर गवर्नमेंट परचेस करती है तो भले उसको जीएसटी नाम मत दो, लेकिन जीएसटी जैसा कुछ ना कुछ दूसरा नाम देके उतनी एडिशनल अमाउंट किसानों को देना चाहिए। भाई गवर्नमेंट एडिशनल अमाउंट भी नहीं देंगी और किसानों से सिर्फ जीएसटी वसूल करेगी, तो दोनों तरफ से किसानों का एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। नाम क्या देना, क्या करना वो अलग चीज है, लेकिन ये अभी आज के ये तरीके में जीएसटी के माध्यम से भी किसान का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें मतांतर हो सकते हैं, कैसा किया जाए, क्या किया जाए, इसके एक्शन प्रोग्राम्स हो सकते हैं, लेकिन किसानों को जो एडिशनल बोझ आ रहा है वो एडिशनल बोझ से उसको मुक्त करना चाहिए। इसमें सिर्फ हमारी 2-4-5 लोगों से ही बात नहीं है, तो आरएसएस से लिंक्ड भारतीय समाज जो है, जो बीजेपी की कृषि विंग है, ऐसे कई सारे संगठन है जिन्होंने भी बोला है कि समय समय पे कि भाई जो किसानों से जुड़े हुए जो चीजें हैं उसमें से जीएसटी एग्जाम किया जाए। अभी हुआ नहीं है, तो ये चीजें भी उसमें करने की जरूरत है। दूसरी बात होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है उसमें बदलाव लाने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जैसा हमने इसके सदन में बहुत पहले भी बोला था कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्ट्री, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिनिस्ट्री और पॉलिसी मेकिंग मिनिस्ट्री, ये चार का आपस में कोई मेलजोल नहीं है, बिल्कुल ही मेलजोल नहीं है। हर कोई अपने अपने डिपार्टमेंट का बोल देखता है। एग्रीकल्चर वाला सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में बोलता, कॉमर्स और ट्रेड वाला हाँ भाई क्या चीजें बेचनी चाहिए, कैसा पैकिंग होना चाहिए, किस किस देश में जाना है आदि, उसके बारे में बोलता। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला तो भैया देखो मेरे मंत्रालय ने तो राशि बढ़ा दी है, रेवेन्यू बढ़ा दिया, रेवेन्यू जनरेट किया है, तो रेवेन्यू जनरेशन के, यील्ड जनरेशन के बारे में हर डिपार्टमेंट बोलता है, लेकिन उसमें किसानों की जो बात होती है वो किसानों की बात नहीं होती। और इसीलिए कई कई बार जैसा गत वर्ष एमपी में हुआ था कि गेहूं की कीमतें बढ़ने लगी तो फट से गेहूं इंपोर्ट किया गया, तो यहाँ पे भाव गिर गए। इस बार महाराष्ट्र में हुआ, 2 या 3 रुपए किलो से प्याज बेचना पड़ा, और जब किसानों ने डिमांड की भी कम से कम एक्सपोर्ट खुला करो,
तो कई दिनों तक एक्सपोर्ट खुला नहीं किया गया। फिर बड़े मुश्किल से 10-5 दिनों के लिए किया गया, फिर उसको बंद कर दिया गया। ग्राहक लोगों ने, जो शहरी ग्राहक थे, उन्होंने बात की कि भाई प्याज के भाव अगर बढ़ गए, सब्जियों के भाव बढ़ गए, आजकल ये 4-5 दिन में अखबारों में वही बात आ रही है कि भाई कई चीजें के भाव बढ़ गए हैं और गृहिणियों का जो बजट है वो बजट बिगड़ गया है। आदि तो एयरटेल का या किसी दूसरे का सिम के पैसे बढ़ जाते हैं। जियो का सिम जो फुकट में था, उसके बढ़ते बढ़ते अब कितने रेट हो गए सबको पता है। तो बाकी चीजों के दाम बढ़ते हैं, तो उसके बारे में कई कोई हेडलाइन नहीं आती, छोटी न्यूज भी नहीं आती। लेकिन थोड़ा सा चेंज, सब्जी, साग, दाल, तिलहन, इसमें हुआ। भी देखो ऑयल की कीमत कितनी बढ़ गई है। 200 रुपए के रेट्स थोड़ा सा 180 190 में आया तो हेडलाइंस आने लगी थी। अब 110 पे आ गया है, तो निश्चित रूप से जो भाव थे, जो ऑयल सीड वाले, वो बेचारे पिटे गए हैं। तो इस तरह की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। उसमें किसान भी प्रतिनिधि होने चाहिए, किसानों के संगठन प्रजा होने चाहिए। और ये जो 4 लोग जो हमने बोला, एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पॉलिसी मेकर्स और किसान संगठन या किसान के प्रतिनिधि, ऐसे 5 लोग इकट्ठे हो और वो तय करेंगे कि भाई हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, नहीं करना है, कितना करना है, या करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हम बार बार इस मन से बोले हैं कि किसान के जेब में पैसा आने का दूसरा कोई भी साधन नहीं है। उसकी चीजें, एग्रो प्रोड्यूस जब तक बेचा नहीं जाएगा तब तक उसके जेब में पैसा आ ही नहीं सकता। तो एग्रो प्रोड्यूस बेचने के लिए और उसका उचित दाम मिलने के लिए, देश में प्रोटेक्शन देने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रेड वाली जो बात हमने कही, उसकी निश्चित रूप से जरूरत है। साथ ही साथ आवश्यक वस्तु कानून जो है वो एग्री प्रोडक्ट्स से हटाना ही जाना चाहिए। यह मोदी जी ने किया था। जिनको 3 कृषि कानून याद होंगे, तो तीसरा कानून था आवश्यक वस्तु कानून से मोदी जी ने बहुत सारी चीजें निकाल डाली थी। और वही स्वतंत्रता का दिन था किसानों का। तो निश्चित रूप से वो होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। तो बाद में कलेक्शन, प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग, इसकी जिम्मेवारी, क्योंकि कई बार यही होता है कि भाई हम प्याज, हमको सवाल पूछते थे 50 साल से, 40 साल से, भाई प्याज गवर्नमेंट खरीदी करेंगी, क्या करेंगी उसका। हमारा कहना यही, एक स्पष्टता इस मन से करता हूं, गवर्नमेंट ने ट्रेड में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रेड करने वालों को चिन्हांकित करने की, परमिशन देने की, लाइसेंस देने की और उनपे देखरेख करने की जिम्मेवारी गवर्नमेंट की होती है। 2 चीजों में बहुत अंतर है। गवर्नमेंट ने सब परचेस करना चाहिए, गवर्नमेंट ने प्रोसेसिंग प्लांट डालना चाहिए। हम बिल्कुल उसके फेवर में नहीं है, या कोई किसान भी उसके फेवर में नहीं है। लेकिन ऐसे कंपनियों को चिन्हांकित करे, ऐसे कंपनियों को परमिशन देवे, तभी तो होगा। आप बोलोगे कि गवर्नमेंट भी करेंगे नहीं, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है और प्रोसेसिंग सेंटर भी डाले नहीं जाएंगे, ट्रेडिंग सेंटर भी नहीं डाले जाएंगे, तो किसान ने क्या करना। किसान ने फिर वही प्याज फेंको, टमाटर फेंको, और भी कोई चीज है उसको फेंको, यही रास्ता अपनाना क्या। ये नहीं हो सकता। तो इसलिए जो मोदी जी का सेकंड कानून था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए कई कंपनियों को उससे, किसानों से जोड़ना, और वो जोड़ने के माध्यम से फिर उनको प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग की परमिशंस देना, तो निश्चित रूप से उसको लाने की बहुत जरूरत है। क्योंकि प्रोसेसिंग प्लांट्स, ट्रेडिंग प्लांट, जब तक ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, यह काम खुद किसान नहीं कर सकता। हमारे एक विद्वान से बात हुई, डॉक्टरेट विद्वान से, वो बोले किसानों को किसने रोका है, किसान अपना अपना ब्रांडिंग करे। अरे भाई, कहने को बहुत आसान है। आज 50 एकड़ वाला भी किसान ब्रांडिंग करते समय 10 बार सोचता है, तो क्या 5 एकड़ वाला, 2 एकड़ वाला ब्रांडिंग करेगा। अरे भाई, कैसी सोच है ये। और मुझे तो दुख ये हुआ, वो बहुत बड़े प्रशासकीय पोस्ट पे अधिकारी बैठा हुआ है, डॉक्टरेट आदमी है, और वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। हमने बोला भाई, आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, आपको इतना भी नहीं समझता कि 5 एकड़ वाला खुद ब्रांडिंग करेगा, ये कहीं संभव है क्या। हाँ, 5 एकड़ वालों का एक समूह यदि बनता है, एफपीओ बनता है, ग्रुप बनता है, कोऑपरेटिव बनती है, वो ब्रांडिंग करेंगे, अलग चीज है। नहीं नहीं बोले, हमने किसी को रोका थोड़ी है। अरे बेटे वाला, सब्जी बेचने वाली बात नहीं है ये। अगर सोयाबीन बेचना है, कॉटन बेचना है, शुगर केन बेचना है, शक्कर बेचनी है, तो वो 5 एकड़ वाला अकेला नहीं बेच सकता। तो इस तरह से आपकी, अगर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हो के अगर ऐसी सोच करते हो, तो क्या देश का भविष्य तो हमको दिख ही रहा है।
तो बार बार मैं इन चीजों का उल्लेख इसलिए करता हूं क्योंकि मानसिकता ही आम लोगों की, जो प्रशासन में बैठे हैं, शासन में बैठे हैं, उनकी किसानों के प्रति बहुत गलत धारणाएं हैं। तो उन धारणाओं में बदलाव लाने की जरूरत है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचने की स्वतंत्रता, यह भी बहुत जरूरी है। आज भी उस पर निर्बंध है। आप पंजाब और हरियाणा के जो किसान या उत्तर प्रदेश के किसान गेहूं और चावल जो बेचते हैं, तो महाराष्ट्र के किसान या एमपी के किसान अगर अपने ट्रक 5-25 ट्रक वहां पे लेके जावे तो उनको सहूलियत नहीं है। तो ये जो जिला बंदी है या फिर प्रांत बंदी है, ये स्टेट वाली चीजें सिर्फ किसानों के लिए है। कोई साबुन बेचने पर या कोई और दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बेचने पर देश में ऐसी बंदी नहीं है। लेकिन ये सब बंदी एग्रो प्रोड्यूस बेचने पर है। ये एग्रो प्रोड्यूस बेचने पर जो निर्बंध है वो दूर होने चाहिए। इसका भी मोदी जी ने मतलब मशुरा किया था। उनका जो पहला कानून था, पहला कानून भी इसी में था कि भाई चाहे मंडी, गवर्नमेंट मंडी हो, प्राइवेट मंडी हो, किसान कहीं पे भी कुछ भी किसी क्षेत्र में बेच सकता है। तो इस तरह से जो था तो निश्चित रूप से किसानों के भलाई के लिए था। और दो चार बिंदु है। एक तो आपने इस सदन में जो बात हुई थी कि डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडी टू फार्मर्स। आज एग्रीकल्चर के जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसकी तो सब्सिडी वो तो कंपनी को मिल जाती है, चाहे आप यूज करो ना करो। लेकिन उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो काम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर काम करते हैं वो किसानों का तो नुकसान हो रहा है। तो निश्चित रूप से यह हो कि जो सब्सिडी देनी है उस पे वो किसानों के खाते में जाए और किसान फिर वो भले वो डीएपी की बैग आज समझो 1,000 रुपए की होंगी तो वो कल ओपन मार्केट में 2,000 की हो जाएंगी, लेकिन उसके खाते में 10,000 सब्सिडी के आ गए हैं। अब वो चॉइस करेगा कि उसको ऑर्गेनिक खरीदना है कि केमिकल खरीदना है कि क्या करना है करके। तो यह जो बात है वो डायरेक्ट ट्रांसफर किसानों के खाते में होना चाहिए। साथ ही साथ जो पीछे एक बार हमने बोला था वही चीजों को ये करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की मूवमेंट यदि अगर बढ़ाना है तो निश्चित रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रोड्यूस है उसको 20% ज्यादा एमएसपी कुछ चीजों के लिए जहां पे जरूरत है, हम नहीं बोलेंगे कि हर चीज में दे दो के, जो देश के लिए आवश्यक होगी वो चीजों के लिए 20% ज्यादा एमएसपी उसको दिया जाना चाहिए, उसको खरीदना चाहिए। और वही बच्चों को मिड डे मील है या पेशेंट्स है, गवर्नमेंट के पेशेंट्स है या जो रेलवे है या जो जवान है इनकी मेस है, यहाँ पे देना चाहिए। भाई वहां पे हम जवानों के लिए इतना खर्चा करेंगे, करोड़ों रुपया खर्चा किया जाएगा और उनके सेहत का ध्यान नहीं देंगे। हम हर बच्चों अगर बच्चे और स्टूडेंट हमारा कल का भविष्य है तो उनको मिड डे में क्या वही जहरीला मूंग देंगे, वही जहरीली मूंगफली देंगे? हमको सोचना पड़ेगा। क्यों नहीं भाई हम ऑर्गेनिक का आग्रह करें। और ऑर्गेनिक का तो बोलोगे कि भाई आएगा नहीं, अरे भाई 20% आप एमएसपी बढ़ा दो ऑर्गेनिक वाली, वो भी सर्टिफाइड। हम ऐसी मुंह बोले भी नहीं बोलेंगे, तो सर्टिफिकेशन भी बढ़ेगा, ऑर्गेनिक का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और जो जरूरतमंद बच्चे हैं कि जो जवान है, पेशेंट्स है, उनके तक तो कम से कम जाने दो। उनके तक जाने के बाद में अगर बचता है तो फिर हम कंट्रोल से जो राशन कार्ड जाता है वहां पर हम देखेंगे। लेकिन बहुत जरूरतमंद है वहां तक तो वो जाना ही चाहिए। साथ ही साथ जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, बहुत अहम चीज है ये, कि ग्राहक निर्देशांक। कई बार बोला जाता है, ये भी एक तर्क कई विद्वानों की तरफ से दिया जाता है कि भाई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की चीजों को अगर बढ़ावा देंगे तो ग्राहक निर्देशांक बढ़ेगा, और ग्राहक निर्देशांक बढ़ेगा तो कर्मचारियों को डीए देना पड़ता, और केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, तो करोड़ों रुपए उसमें चले जाते हैं। अब हम एक क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि भाई 7वां वेतन आयोग करो, 8वां वेतन आयोग करो, ऐसा तो कई बार डिमांड भी नहीं की जाती। 7वें वेतन आयोग की घोषणा तो आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने चुनाव के 2 महीना पहले की थी, किसी ने डिमांड भी नहीं की थी। तो वहां पे तो करोड़ों रुपए चले जाते हैं तो कोई मांग भी नहीं करते। लेकिन यहाँ पे भाई वो लिंकिंग करने से कि भाई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की चीजें, सब्जी है, दाल है, तिलहन है, आदि दूध है, इनकी महंगाई अगर बढ़ गई तो हमको डीए देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो उसको लिंकिंग डीलिंकिंग कर दो ना। वो जो लिस्ट है इसके आधार पे महंगाई निर्देशांक बनता है, उसमें से ये एग्रीकल्चर की चीजें हटा दो। ये बुनियादी कदम यदि किए गए, और भी बहुत सारे कर सकते हैं लेकिन उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे। हम चाहेंगे कि सदन में जो भी
प्रभुत्व जन यहाँ पे बैठे हैं, मैं ये भी दावा नहीं करता कि हम जो कहते वही का हो, लेकिन दिशा ये हो, उसमें बदलाव आ सकते हैं, उसमें जो डायरेक्शंस है वो बदल सकती है, मीन्स एंड वेज जिसको बोलते हैं वो बदल सकते हैं, लेकिन यह दिशा वो के माध्यम से हम जब तक आगे नहीं जाएंगे तब तक जो सीमांत किसान है, छोटा किसान है, छोटे किसान के जीवन में बदलाव नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इसी दिशा में हम सबको सोचना है। आज मुझे मौका दिया गया मेरी बात कहने का, और समय की सीमा में समझता हूँ कि 1 घंटे में से करीबन 40 मिनट मैंने यूज कर लिए हैं। अभी हमारे पवन सर का भी सुनना है और बाकी भी प्रबुद्ध जन जो है वो अपनी बात रखे, और इस तरह की जो खुली चर्चा है वो खुली चर्चा को आगे लेने में सबका सहयोग मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपके जज्बे को और आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हमेशा आप किसानों के हित के लिए सरकार को सुझाव देते हैं, समाज को दिशा देते हैं। और जब से ये हर कार्यक्रम संचालित है, आप प्रतिदिन इस कार्यक्रम के पाए बन के, स्तंभ बन के और जुड़े हुए हैं। ऐसे आपके प्रसाद को नमन करता हूँ। आपने जो एक गीत के माध्यम से किसान की पीड़ा को सुनाया है, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप शायद पूरा नहीं हुआ था, आगे उसको हम सदन सुनना चाहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रेरणादायक गीत था, उसको भी आप सदन में प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे आगे। और एक और आपका एक गीत आपने जो बनाया था सेंद्रीय खेती के ऊपर, जैविक खेती के ऊपर, वो भी सदन को सुनने का मन है। लगातार आप कहीं ना कहीं विभिन्न ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में अपना जो लिंक वगैरह या जो संदेश भेजते हैं, मुझे मन में आया, मैंने रंजना जी से कहा कि आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी की कोई जो संदेश है या जो सुझाव है वो सदन में आमंत्रित कर लें, ताकि वो सदन को सुन लें। तो मैं चाहूंगा कि आपका जो आपने लिंक वगैरह जो डालते हैं शायद लोगों की समझ में नहीं आ रहा हो या समझ नहीं पाए हो, तो उसके बारे में भी आप अपना मत रखने का कष्ट करें, ताकि स्पष्टीकरण हो जाए कि आपका क्या उद्देश्य रहता है। जो लिंक अपन डाल रहे हैं बार बार, तो शायद नहीं समझ पा रहे हैं, या क्या ग्रुप बनाया है आपने, या ऐप बनाया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। धन्यवाद मुनीलाल जी। जो हमने आपको कई महीने पहले बोला था, तो हमने क्या किया कि भाई अपने मंच, अपना तो मंच है बात रखने का, इसी के साथ जैसा किसान समिति है, पतंजलि किसान समिति है, तो पतंजलि किसान समिति को इसमें से जोड़ा जाए, ऐसा कई बार मैंने प्रस्ताव आपको भी दिया था और इस सदन में भी दिया था। तो इस बारे में हमने पहल की, और महाराष्ट्र की जो किसान समिति है, वो किसान समिति से हमने जुड़ने का प्रयास किया है। उनके एक अधिवेशन में भी हम गए थे और वहां पे जुड़े थे, और जो काळे जी है, दत्तात्रेय काळे जी के साथ में हमारी बात भी हुई, और वहां पे कुछ ऐसी बात हुई। तो उनका मतलब वो किसान ऐप जो है, जो जिसपे मैं डाल रहा हूँ 8-15 दिन से, तो वो किसान ऐप है, महाराष्ट्र की किसान ऐप है। वो किसान ऐप है, पतंजलि किसान समिति की तरफ से वो चलती है, और उसमें 2 प्रावधान है। एक तो है कि उसमें से पोस्ट कुछ नया आपको बोलना है तो वो बात रखे, और उसमें है एक सोशल कमेंट्स करके, मतलब सोशल कम्युनिटी के लिए जो आवश्यक है वो चीजें भी उसमें रखी जाए करके। तो निश्चित रूप से वो ये जो संदेश है, ये संदेश जैसे वो उस ऐप में करीबन 500-550 मेंबर्स है, तो उन मेंबर्स तक वो निश्चित रूप से पहुंच जाता है। तो उसमें सामाजिक स्तर के लिए जो बातें हैं, तो वो प्रावधान 2-4 स्टेटमेंट्स में रखा जाता है, और जो अपने को नई पोस्ट देनी है उसमें भी दिया जाता है। तो जैसे 2-4 बिंदु मैंने उसमें रखे थे। एक तो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द बेस्ट फार्मिंग, इस तरह से। दूसरा था कि जो बच्चा और बच्ची है, इसमें बचपन में भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर हम भेद करेंगे तो निश्चित रूप से लड़के घरेलू काम नहीं सीखेंगे और लड़कियां बाहरी काम नहीं सीखेंगी। इस संदर्भ में हमने बात रखी।
जिसको हम बोलते कि माइट इज राइट, या सॉरी, माइट इज राइट नहीं, टिट फॉर टैट। ए टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा। यह हम आश्रम में थे, सन्यासी लोगों के साथ में थे, उनका कहना था, और हमको पर्सनली भी लगता है कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा करना, यह प्राणियों का ही स्वभाव है। क्योंकि एक कुत्ता अगर दूसरे पे भोंकता है तो दूसरा उस पे भोंकता है, एक सांड एक मारता दूसरा मारता है। आदमी जो होता है, आदमी का काम है क्षमा वीरस्य भूषणम। अब क्षमा वीरस्य भूषणम यदि हम बोलते हैं तो उसी का नाम तो ये है कि भाई जैसे को तैसा नहीं चलना चाहिए। जैसे को क्षमा वीरस्य भूषणम, इसका मतलब है कि दुबले पतले आदमी ने अगर बलवान को बोले मैं तेरे पर एहसान कर रहा और मैं क्षमा कर रहा, तो ये गलत बात है। लेकिन जो बलिष्ठ आदमी है, इसके हाथ में ताकत है, पावर है, और वो बोलता है कि हाँ भाई ठीक है, हाँ मैं तुमको ये करता हूं, तो क्षमा वीरस्य भूषणम ये जो बात है, तो हमने क्षमाशील होना चाहिए। परिवार में रहे, जॉब में रहे, कहीं पर भी रहे, तो इस तरह की जो सोच है, ये सोच हमको रखनी पड़ेगी। अब एक और प्रावधान आता है कि प्रावधान ये होता है कि जैसा मैं कॉलेज में प्रोफेसर था, तो निश्चित रूप से वो सिलेबस के बाहर का नहीं पढ़ाना, ग्रुप के बाहर की बात नहीं करना, अपने अपना जो आपको जो सब्जेक्ट दिया है वो सब्जेक्ट के बाहर का नहीं बोलना। भाई इससे तो कंपार्टमेंटाइजेशन इस तरह का होता है कि संस्कार नाम की चीज, जो साइकिक कंट्रोल वाली चीज है, इसको कौन पढ़ाएगा? यही तो हमारी दुर्दशा की बात हो गई है। पहले जो गुरुजन थे, वो गुरुजन क्लास की चीजों के अलावा और भी ऐसी चीजें जो जीवनोपयोगी चीजें हैं, वो जीवनोपयोगी चीजों को पढ़ाते थे, बताते थे। आज वैसा होता ही नहीं है। आज फिजिक्स पढ़ाएगा, केमिस्ट्री पढ़ाएगा, इकोनॉमिक्स, उसको उसको भी अलग चीजें जो है वो पता नहीं है, और इसलिए वो अपने छात्रों में, सहयोगियों में परकोलेट नहीं कर सकता है। लेकिन रास्ता क्या है? अगर किसी को साइकोलॉजिक मानसिक बदलाव लाना है, तो मानसिक बदलाव लाने के लिए इस प्रकार के जो अवान्तर चीजें हैं, जिससे उसकी मानसिकता बदल जाएंगी। अब जैसा एक ही चीज जैसे को तैसा नहीं करना चाहिए। ये एक चीज ऐसी है कि जो घर घर में बहू सास के जो झगड़े हैं, भाई भाई के झगड़े हैं, पड़ोसू के झगड़े हैं, ऐसे हर चीज में वह बदलाव आ जाएगा अगर उसमें थोड़ा सा भी ट्रांसफर हो गया कि भाई जैसे को तैसे प्राणियों का बदलाव यह है, हमारा नहीं है। इस तरह की सोच अगर उस व्यक्ति में आ जाएगी, तो निश्चित रूप से वो अच्छे तरह से चलने का उसका रास्ता मिल जाएगा। तो ऐसा हम सोचते हैं। एक ब्रॉड माइंड से मुझे टीचर वैसे ही मिले हैं, और इसीलिए कि जो क्लास के अलावा और भी चीजें जो बताते थे, वही एक्चुअली जीवनोपयोगी चीजें होती है। तो ये ऐसे जीवनोपयोगी चीजों को कहाँ हम रखेंगे? तो इसलिए जो जो मंच पे जैसा जैसा संभव है वहां पे रखने की कोशिश करनी चाहिए। यही ये अलग अलग जो पोस्ट होती है, वो पोस्ट के पीछे कि लड़का लड़की में भेद नहीं करना चाहिए आदि, तो ऐसी जो है। अब लड़का लड़की में भेद नहीं करना चाहिए, ये कौन से सिलेबस में पढ़ाया जाएगा? केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में कहाँ पढ़ाया जाएगा? अरे तो भाई ये जो टीचर बोलेगा तभी तो वो बात बदलेंगी। सेव द गर्ल चाइल्ड, अब सेव गर्ल चाइल्ड ये क्या सिलेबस का पार्ट है क्या? तो लेकिन इसके बारे में हम जनजागृति अगर निर्माण नहीं करेंगे, तो जनजागृति निर्माण करने का रास्ता ही बंद हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम सबको सोचना चाहिए, यही हमारा कहना है। धन्यवाद जी धन्यवाद डॉक्टर दुबे सर। आदरणीय शरद वर्मा जी इटारसी नर्मदापुरम से जुड़े हैं। मैं चाहूंगा कि आपके उद्बोधन पर, आज की वह क्लास पर अपना संबोधन देने का कष्ट करें। जी ओम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही, और आज हमारे वरिष्ठ इस योगाहार कार्यक्रम के एक विशिष्ट स्तंभ है डॉक्टर दुबे। उन्होंने एक नर्मदापुरम को सबसे अच्छी चीज दी है। मैं उनको इस सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। जब उन्होंने हम लोगों को जब पूना में ट्रेनिंग कराई थी, तो वो सिर्फ हम लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग करवाई कि आप पूना में ये जैविक जो ट्रेनिंग है ट्राइकोडर्मा बनाने की, ये आप लोग करिए। और
कुछ महाराष्ट्र से भी भाई लोग गए थे, हम लोग गए और हम लोगों ने जहाँ पे ट्रेनिंग ली वहां से लेके आए और फिर यहाँ पे डॉक्टर साहब आए संतोष सर और उन्होंने फिर नर्मदापुरम में ट्रेनिंग दी। लेकिन इसके जो सूत्रधार है वो दुबे सर है। आज आपको बता दें होशंगाबाद जिले में लगभग 5-6 लैब खुलने जा रही है और ट्राइकोडर्मा बनने जा रहा है, 1 से 10 लीटर बनने जा रहा है, जो बहुत कम लागत में बनेगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है नर्मदापुरम की और इसमें हमेशा दुबे सर को याद करते हैं हम कि उन्होंने कैसे हम लोगों को वहां भेज दिया। तो ये एक बहुत इस योगाहार की एक बहुत मूल्यवान कड़ी है। हम हमेशा चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद इस सदन को मिलता रहे और उनके जो पुराने नए जो अनुभव हैं वो बहुत कीमती होते हैं। वो जो नई चीजें हैं वो ऐसी बता जाते हैं और जिन्हें पकड़ना रहता है वो पकड़ लेते हैं। तो मैं दुबे सर की जो इस सदन के लिए और इस मानव जाति के लिए जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य की गणना तो नहीं कर सकता, एक छोटा सा, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और उनकी जानकारियां भी बहुत महत्वपूर्ण है और सटीक है। वो गहराइयों से बोलते हैं जिन चीजों को, उन गहराइयों तक पहुंचना अभी हम लोगों का मुश्किल होता है, पर मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बोलता हूँ कि हमेशा ऐसा ही मार्गदर्शन देता रहें और हमारे ऊपर ऐसा ही आशीर्वाद वो बनाए रखें। जी ओम। धन्यवाद सर। धन्यवाद आदरणीय शरद वर्मा जी। और जो हकीकत है, जो सही है, वो है कि योगाहार कार्यक्रम जैसा रोज चर्चा भी होती है, इसके द्वारा नए नए आयाम और इसमें जो मार्गदर्शन मिलता है, सुझाव मिलता है, दिशा मिलती है, उस पर हमारे किसान भाई आगे बढ़ते हैं, निश्चित उसका परिणाम आता है। जैसा आदरणीय शरद जी ने कहा, एक नर्मदापुरम में लगभग 11 फार्म लैब तैयार हो रहे हैं और ट्राइकोडर्मा का निर्माण कराया जाएगा। ये आदरणीय डॉक्टर किशोर जी की प्रेरणा से आपने प्रशिक्षण लिया और ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। सदन में हमारे विभिन्न किसान भाई और हमारे आदरणीय वैज्ञानिकगण उपस्थित हैं। अगर किसी की कोई मन में बात हो तो इस सदन खुला हुआ है, अपनी बात रख सकते हैं। इस सदन की एक खासियत है कि जिसके भी मन में कोई बात हो, सदन को सुनाने की, करने की, पूछने की, समझने की, तो आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। समस्या है तो समाधान भी ले सकते हैं। कोई अगर चाहता है कि हम संवाद करें, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी जो हमारे इस योगाहार कार्यक्रम के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जैसा हमने कहा डॉक्टर साहब दुबे जी के साथ साथ हमारे आदरणीय भुवनेश्वर राय जी भी इस सदन के बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद आदरणीय मुन्नीलाल जी। सबसे पहले तो बीच में 2-3 दिन मैं एब्सेंट था और क्यों था ये शायद आप लोग जानते भी होंगे, आप जानते भी होंगे। व्यस्तता कुछ ज़्यादा है जिसकी वजह से वो उस समय में नहीं आदमी जुड़ पा रहा है। बस चूंकि समय भी हो गया है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ही कहूँगा कि आदरणीय दुबे सर ने जो बात हम लोगों को मार्गदर्शन के रूप में बराबर बताते रहते हैं, वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है, हम लोग के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसके बारे में जैसा कि शरद जी ने बताया भी, मुझे भी कभी कभी लगता है कि निश्चित रूप से आप स्वयं देख लें कि जब हमारे किसान भाइयों का कोई भी प्रोडक्ट, सब्जियों का वही ले लें, अगर कोई सब्जी मार्केट में 5 रुपया, 7 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया बिकता है, उस समय कोई नहीं कहता कि आज सब्जियां सस्ती हैं। कहीं कोई टेलीविजन चैनल पर कोई नेता ये इस पर चर्चा नहीं करते। लेकिन जो ही प्याज, टमाटर, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सीजनल होती हैं, वो
उसको रखा भी नहीं जा सकता। ये चावल और गेहूं नहीं है कि इसको इस तरह से हम रख दें कि इसको जब चाहे तब निकाल करके बेच सकते हैं। तो ये कुछ सीजनल चीजें हैं जो सीजन में ही होती हैं, और हर व्यक्ति को हर सीजन में हर चीज को खाने की आदत है। टमाटर उसको 12 महीना मिलेगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये जो है 365 दिन होता है। प्याज उसको 365 दिन खाना है, लेकिन उसको पता नहीं है कि 365 दिन ये पैदावार नहीं देता, बल्कि एक बार आ जाता है, उसके बाद इसको रखना पड़ता है, वो करता है। कहने का मतलब मेरा बस यही था कि आज तक मैं किसी भी नेता, किसी भी टीवी चैनल पर ये नहीं देखा कि नहीं, अगर कोई रेट बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है, ये किसानों के लिए है। अगर आज 50 रुपया किलो टमाटर है, तो ये जो टमाटर पैदा किसान कर रहा है, ये कोई उद्योगपति तो कर नहीं रहा है, कोई फैक्ट्री में तो बन नहीं रहा है, कोई किसाने कर रहा है। वो ऐसा किसान है जो थोड़ा प्रोग्रेसिव है, दिमाग लगा रहा है कि हम इस समय कैसे इसको पैदा कर सकते हैं। जैसा कि शरद जी बताते हैं कि मैं भी जो भी सब्जियां होती हैं कोशिश करता हूं कि एक महीने पहले लाऊं, और वो महंगा बिकता है। तो इस तरह से जो लोग प्रयास करते हैं उनके ऊपर भी सरकार तो मजबूरी में करती है, लेकिन ये जो टीवी चैनल वाले, ये नेता, ये जितने भी लोग हैं, ये सब लोग इसका विरोध करते हैं। और मैं अपने कान से कहीं नहीं सुना किसी भी टीवी चैनल पर कोई भी किसान कि नहीं ये अच्छी बात है कि आज जो महंगा है कम से कम किसानों को तो मिल रहा है। बस इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम दूंगा कि जितने भी लोग इस तरह के हैं, अगर कभी मौका मिले आपको किसी फोरम पर, ऐसे फोरम पर कि ये बताने के लिए, तो इसको निश्चित उठाने की जरूरत है कि नहीं, एक ऐसा संघर्ष होना चाहिए, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनना चाहिए कि चाहे जितना भी महंगा हो जाए, धान, गेहूं, चावल, सब्जी जितना भी महंगा हो, ये अच्छी बात है, ये किसानों से संबंधित है। ठीक है, जिसको नहीं खाना है वो टमाटर ना खाए, जो उसको मिल रहा है खाए, जो, लेकिन ये नहीं है कि आप जो है घर बैठे रहेंगे और आपको जो है 10 रुपए किलो का परवल और 5 रुपए किलो सब्जियां सब मिलती रहें और आप खाते रहें, और गवर्नमेंट जो है इस पर काम करता रहे। बस इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। आज आपके सुझाव से एक दिशा मिली है, और दो प्रकार की दिशा मिली है। एक तो ध्यान गया है हम लोगों का, जब कोई वस्तु जैसे सब्जी है, सब्जी का प्याज का रेट या टमाटर का रेट या महंगा होता है, हम खुद किसान भाई उस सब्जी का महंगाई का दुख होना रोते हैं। अरे देखो सब्जी कितनी महंगी हो गई, अरे देखो कितना महंगाई हो गया, जबकि ये उत्पादन हमारा है। हमें खुशी होना चाहिए कि, और ऐसा कई बार हमने कहा भी है, संवाद में हमारा हुआ कि भाई महंगा हो गया तो ठीक हो गया, भाई आप अपने लिए उगाओ, और महंगा हो गया तो आप बेचो बाजार में। जो किसान खुद सब्जी नहीं लगा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बाजार पे आधारित हो गए हैं, और वो जब सब्जी लेने जाते हैं और महंगी सब्जी मिलती है तो उसका तो होना रोने लगते हैं, सरकार को कोसने लगते हैं। ये जो ध्यान आपने कराया महत्वपूर्ण विषय, इस विषय पे हम एक दिन जरूर चर्चा करें, ताकि किसानों की जो सोच है वो बदले। दूसरा, आपने एक कहा है कि किसान बैठा रहता है, कुछ नहीं कहता है, जबकि किसान को एक सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ महंगा हुआ तो ठीक हुआ, इसमें लागत ज्यादा है, किसान का अगर उत्पादन महंगा होगा तभी तो किसान समृद्ध होगा। एक बात मैंने अभी ध्यान में पड़ी है कि अभी किस राज्य में एक घटना हुई थी, एक बेटी के साथ स्कूटी पे वो उसकी खराब हो गई, और उसके साथ दरिंदों ने दुष्कर्म किया और उसमें आग लगा दी। शायद कर्नाटक कहाँ की घटना थी, आप लोगों को पता होगा सदर को। उसमें उन अपराधियों का इनकाउंटर हुआ था, और जिन पुलिस वालों के मन में इस हमारी बेटियों के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति प्रेम था, उन्होंने उन अपराधियों का इनकाउंटर किया। इनकाउंटर करने के बाद वो पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई हुई, आज उन पुलिस वालों के ऊपर FIR दर्ज हुई, लेकिन समाज ने उन पुलिस वालों के हित में एक भी शब्द नहीं बोला। आज हमें वो ध्यान आ गया जो किसान वाला, और एक कि हमारा समाज आज किसानों के हित में, अगर महंगाई होती है तो किसानों को उसका पक्ष करना चाहिए और सरकार का पक्ष लेना चाहिए और कहना भी चाहिए।
कि हाँ हमारा उत्पादन महंगा है, अच्छा है और हो, और हम सरकार का सपोर्ट करते हैं। सरकार डर जाती है कि अरे तो वो उसके रेट कम करने का प्रयास कराती है, तो हमारे किसान का उत्पादन ठीक रेट पर नहीं मिल पाता है। जैसा कि आज वो घटना हमने जो बताई है, वो घटना से अन्य पुलिस वालों को या प्रशासनिक अधिकारियों को इसका भय रहता है कि हम क्यों रिस्क ले, और अपराधी और जो दुर्दांत अपराधी है उनके मनोबल बढ़ते जाते हैं। हमारे जैसे माननीय योगी जी को ले लो आप, योगी जी वही शासन और वही प्रशासन रहा, योगी जी का मनोबल उनका बढ़ा और उन्होंने अपने प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करते हुए और आतंकवादियों और अपराधियों को नस्तानुप किया है। उनका सपोर्ट हम सब ने किया, इसलिए उनका मनोबल बढ़ा है। हम सबको अच्छे कार्य का सपोर्ट करना चाहिए। इस विषय पे, दोनों विषय पे चर्चाएं हम सदन में रखेंगे, क्योंकि हमारा ये वह कार्यक्रम जो सदन है जिसमें सभी प्रकार विषयों पर चर्चा होगी। आज हमें 2 विषय निकल के आए हैं। तीसरा हमारा रमेश चंद मेहरा जी ने हैंड रेज किया था, तो मैं उनको आमंत्रित करूंगा, वो अपनी बात रखें। रमेश चंद मेहरा जी, आवाज पहुंच रही हो? सादर आमंत्रित। जी ओम, सदन को नमन। आज की कक्षा बहुत वरिष्ठ लोगों ने वरिष्ठ ने योग कराया, वरिष्ठ मुख्य अतिथि थे, बहुत अच्छी रही और बहुत ही बढ़िया चर्चा हुई है। आदरणीय हमारे दुबे जी ने बहुत सारी चीजें, आपका चिंतन जो है गांधीवादी चिंतन से प्रभावित है, और आप ने उन सब बातों को जो 50 साल पहले आपने कभी शिविर अटेंड किए हैं उन सब की याद की, क्योंकि आपका जो जीवन है वो गांधी और विनोबा के बिल्कुल सानिध्य में है। सेवाग्राम और पवनार बिल्कुल पास पास है, तो निश्चित रूप से आपने उनका जो है चिंतन किया है, उनके शिविर अटेंड किए हैं, ऐसा महसूस होता है। बहुत सही बात है कि हम जब देखते हैं कि भैया जीएसटी का प्रभाव कहाँ पड़ रहा, तो लोगों का ये विचार है, क्योंकि देखिए किसान हो चाहे मजदूर हो, इनके संबंध में कभी भी ज्यादा सोचा नहीं जाता है। बस ये सोचा जाता है कि हमें सस्ते मजदूर कैसे मिल जाए, ये सोचा जाता है कि हमें सस्ता अनाज कैसे मिल जाए। ये हमारे अब हम देखते हैं कि हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, जैसा कि आदरणीय दुबे जी ने बताया कि उनको जानकारी नहीं है, तो जो हमारे जो खेतों में सोना पैदा कर रहे हैं, आलू की फैक्ट्री लगा रहे हैं, जब ऐसी बातें होती है तो निश्चित रूप से यही सब चीजें तो है। तो इसको क्या है, हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। लोगों को महसूस होना चाहिए कि भैया ये चीजें कोई एक दिन में तैयार नहीं होती। जिस आदमी ने इसका उत्पादन किया है उसका लगभग 60 से 90 दिन इसमें गया है, और उसने 90 दिन इसमें लगाया है, तब उसे ये चीज मिल रही है, और आप कहते हैं हमें 2 रुपए किलो मिल जाए, 5 रुपए किलो मिल जाए। ये कैसे संभव है? तो लोगों को तो मालूम ही नहीं है। वो तो ये जानते हैं भैया ये तो जब आलू को आप फैक्ट्री में पैदा करने लगे तो फिर क्या बात। तो ऐसे लोगों के जानकारी में नहीं होने के कारण, जो दून में स्कूल में पढ़ते हैं, जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, वहां पर इन सब चीजों की कोई बात ही नहीं है, पाठ्यक्रम में इसका उल्लेख नहीं है, तो फिर कैसे वो लोगों को सम्मान देंगे, कैसे लोगों को किसानों के हित की बात सोचेंगे? ये तो बहुत मुश्किल है। तो हमारा तो ये निवेदन है मन से कि इन सब चीजों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, और जब ये चीजें पाठ्यक्रम में शामिल होगी तो निश्चित रूप से लोगों को पता होगा कि ये किस तरह से इनका महत्व है, और इनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। जी ओम, सदन को नमन। जी धन्यवाद आदरणीय मेहरा जी। हमारे किसान सदन में पहुंचे तो किसानों के हित के लिए कानून बनेंगे, क्योंकि किसान की पीड़ा किसान जानते हैं। आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी से हम चाहेंगे कि अभी उनसे एक बार और मार्गदर्शन लिया जाए, क्योंकि उनका जो पुराने गीत हैं, उनकी जो उनके अनुभव हैं वो सुने जाएं। मेरा ऐसा निवेदन है आदरणीय डॉक्टर दुबे जी सर से। और आज का कार्यक्रम हम यहीं विराम देंगे, और मैं आप आभार करने के लिए आदरणीय रंजना जी को आमंत्रित करूंगा। उसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि सभी भाई बहनों को
ये हनुमान चालीसा का एक एक दिन पाठ करना है, सुनाना है। आज आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी का नंबर था तो वो खेत में थे। दूसरा नंबर फिर मैंने बहुत सारे भुवनेश्वर भाई जी को आवाज लगाई, उन्होंने नहीं सुन पाई शायद। तो कल जो है भुवनेश्वर भाई जी, भगवान दास कुशवाहा जी अल्फाबेट से ये ज्ञापित करने के लिए भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जैसा रोज आभार ज्ञापित होता है, एक एक व्यक्ति आभार ज्ञापित करे, सभी व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्यक्रम है, सबका कार्यक्रम है। मैं चाहूंगा कि स्वयं हर आदमी एक दिन आभार ज्ञापित करे तो एक कार्यक्रम अच्छा रहेगा। मैं आज और कल के जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, मैं आदरणीय पवन कुमार सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनके प्रयास से कल हम परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्धि आचार्य जी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी सहित पतंजलि योगपीठ के परम पूज्य सन्यासीगण और बच्चों को हम देख सके। और परम पूज्य स्वामी जी ने योगाहार कार्यक्रम में कल योगाचार्य के रूप में हम सबको योग कराया। ये बहुत ही खुशी और प्रसन्नता की बात है। ये योगाहार कार्यक्रम में परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्धि आचार्य जी के साथ साथ सभी महान पुरुष इसमें जुड़ चुके हैं। तो मैं तालियों के द्वारा परम आदरणीय पवन जी का आभार ज्ञापित करता हूं और हमारे पीयूष जी जिन्होंने वहां पर परम पूज्य स्वामी जी को जोड़ा, उनका भी आभार करते हैं। और हैंडरीच भी आ रहे हैं जी, आदरणीय प्रणाली मराठी जी और आदरणीय मेनपाल जी। तो समय भी हो रहा है, चलिए आदरणीय प्रणाली बहन जी सूक्ष्म में बताएं जी। आदरणीय मेनपाल जी, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सदन को ओम आ रही है जी आपके मुनीलाल जी, सदन को प्रणाम। ओम, मेरी आवाज आ रही है जी? आ रही है आपकी। तो आज की जो चर्चा थी हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय किशोर दुबे जी, बहुत ही अच्छी चर्चा रही। और किसानों के बारे में और एमएसपी के बारे में जो 3 कानून आए थे, लेकिन किसानों को जो 90% समझ थी वे किसान घर पे ही थे, ये बात सच है। और जो विरोधी थे इसके, जो विरोधी तत्व के लोग थे, वही धरना पे बैठे हुए थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठा के ये कानून बंद करवाए। लेकिन इनका अगर गहराई से सोचा जाता तो ये कानून बहुत ही किसान के लिए तो बहुत ज्यादा लाभदायक थे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था जो ये कानून सरकार ने मजबूरन बदलना पड़ा। और लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँ, कई साल पहले एक संसद के अंदर एक यूपी के शायद मंत्री थे, उन्होंने किसानों के बारे में एक ऐसा आवाज कहा था, बोला किसान 1 किलो सरसों का बीज बोता है और वो 20-25 मन सरसों निकालता है। किसान के बताओ किस चीज की कमी है? किसान तो वैसे ही बकबक करता है और किसान को कुछ देने की जरूरत नहीं है। ये आवाज काफी साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम आवाज संसद में उठाई थी, लेकिन इस पर मुद्दा चला। लेकिन अगर ये मंत्री है और अधिकारी गण है जो किसान के बारे में सोचेगा, तभी हमारा किसान आगे उन्नत कर पाएगा और प्रगतिशील किसान बनेगा और हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मेनपाल जी, सही बात है। तो यही मैंने कहा कि जब किसान सदन में पहुंचेगा तो किसान की बात वो रख पाएगा। अब आदरणीय रंजना जी को आमंत्रित करता हूँ, वो सबका आभार ज्ञापित करें। जी धन्यवाद। और आज की कक्षा बहुत सुंदर रही, बहुत अभिनंदन करते हैं, आभार भी व्यक्त करते हैं आदरणीय पटेल भाई साहब का। और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर, वरिष्ठ कुशक अधिकारी, तो बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हमारे सदन में दिया और उनसे प्रेरित हो और
चर्चा भी बहुत महत्वपूर्ण हुई। तो फिर जैसे कि योगा का कार्यक्रम अभी सभी यहाँ पर ग्राम पंचायतों में भी ऊपर से जब आवश्यकता तो सभी काम बराबर हो जाते हैं। वैसे ही ग्राम पंचायतों में भी योगा का कार्यक्रम करने के लिए उनको ऊपर से ऑर्डर दी गई थी, तो सभी के यहाँ ग्राम पंचायत में योगा का कार्यक्रम हुआ। और वैसे ही अगर का आहार का खेती के बारे में वैसे उनको थोड़ा सा और भी ऊपर से दिया जाए तो ये बहुत बड़ा आगे हमारे लिए और सब किसानों के लिए बहुत ही बड़ा उपलब्धि होगी। तो मुझे ये बात कहनी थी। और सभी जगह पर बहुत ही अच्छा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया गया। तो देते हैं श्री जी, भुवनेश्वर जी, आदरणीय सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर कल्पना जी, आदरणीय जी, आदरणीय जी, आदरणीय नीलकंठ जी, आदरणीय जोशी जी, जोशी जी, आदरणीय ओंकार जी, आदरणीय जी, आदरणीय रमेश चंद्र मीरा जी, आदरणीय रामकृपाल पटेल जी, आदरणीय रोहताश कुमार जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय श्रीकांत जी, आदरणीय तुलाराम पटेल जी, आदरणीय उमा शंकर प्रसाद जी, आदरणीय जयंत वैशाली जी, आदरणीय योगा रिकॉर्डिंग से हमारे और जो भी अन्य साथी हमारे लेफ्ट हो चुके हैं उन सभी का भी मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद करती हूँ। और कार्यक्रम को भी विराम देते हैं। कल सुबह मिलते हैं योगा कार्यक्रम में नई ऊर्जा के साथ, नई चिकित्स, नए योग शिक्षक के साथ। तब तक ओम सबका दिन मंगल हो। कल कल कौन हनुमान चालीसा सुनाएगा आज बता दें, और आभार कौन व्यक्त करेगा वो भी बताने का कष्ट करें। हैंड राइज उन्हीं को करें बताएं। हैं? कल हनुमान चालीसा कौन सुनाएगा? ओम जी, मेरा नंबर है, जी? मैं चलिए आप। और आभार ज्ञापित कौन करेगा कल? ओम आदरणीय भाई साहब जी, मैं आभार प्रदर्शित करूंगा, नीलकंठ साबड़े। धन्यवाद। ठीक है, अब ऐसे ही रोज रोज जो है सभी का तू ही एक अपनापन है। और है कुछ रंजना जी कह रही हैं? आवाज कट रही है। मुनीलाल सर जी, जी सदन कुमारी जी, मेरी आवाज आ रही हाँ सर, ये बहुत ही अच्छी बात है। हर रोज सभी को मौका मिलना चाहिए और आभार व्यक्त करने के लिए और हनुमान चालीसा के लिए सभी को बोलने का वो चलना चाहिए और पता भी लगना चाहिए सभी को। तो धन्यवाद। आदरणीय भाई जी, हमारे मन में रोज रहता है, लेकिन हम जैसे किसी को बुलाते हैं तो वो सिर्फ ये कह देता है कि आज योग शिक्षक ने या चीफ गेस्ट ने उनका आभार और छोड़ देते हैं। मजबूरी में सबका नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि सदन में जो जुड़े रहते हैं वो सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबका आभार करना चाहिए, तो फिर मैं मजबूरी बस दो चार लोगों पर टिक के रह जाता हूँ। रोज मन में ऐसा रहता है कि सभी सबके नाम लेकर के जरूर आभार ज्ञापित करें, इसलिए तैयारी कर लें। कल जो है नीलकंठ सावले जी आभार करेंगे सबका, और कल भगवान दास कुशवाहा जी अपना हनुमान चालीसा सुनाएंगे। और इसके बाद परसों के लिए अपनी तैयारी कर लें। कोई भी किसी, हम तो कह रहे हैं संगीत के साथ भी सुना सकते हैं, जैसा भी जो कह सकता है सुना सकता है हनुमान चालीसा वैसा सुनाए। और आभार भी कल के बाद परसों जो भी करना चाहे, सभी जो जुड़े हुए भाइयों का नाम लेकर के उनका आभार जैसा चलता आया है वैसे ही करना है जी सबको। और चूंकि हम तो चाहते हैं कि सभी का बराबर सम्मान रहे, और है भी। इस युगार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सभी बराबर के हैं, कोई बड़ा और छोटा नहीं है, कोई महत्वपूर्ण और वो नहीं है, सभी बराबर हैं और सबका अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, और गंभीरता के साथ सबकी बात और सुझाव लिए जाते हैं। चलिए सबको धन्यवाद, और कल मिलते हैं। और लोगों को जोड़ने का भी प्रयास करें, हम जुड़ें। ओम ओम भाई साहब, कल जो जैविक खेती करते हैं वो किसान का सम्मान हमने हमारे जो अपना मंच होता है उस पर किया।
ऐसे भी कुछ फोटो किसी ने किया हो तो वो डालें, हम भी आज न्यूज़पेपर में भी उनका नाम आएगा तो वो भी न्यूज़पेपर का भी ये कटिंग डालेंगे हम। ओम प्रणाम। कल ऐसा करते हैं, कल डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं रंजना जी, अगर कल डॉक्टर साहब चीफ गेस्ट रहेंगे तो कल डॉक्टर साहब रहेंगे, परसों आप इसके बारे में चीफ गेस्ट के रूप में सारा कल अपना क्या आपने किया, कैसे किया, किसका सम्मान किया, इससे क्या है प्रेरणा मिलती है, लोगों को जी, दिशा जी। मिलती है कि हम भी ऐसा करें। तो आप परसों फिर आप उसमें अपना संबोधन पूरा चीफ गेस्ट के रूप में आप देना। जी, जी, चलेगा। ओम प्रणाम भाई साहब।